नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन जर्मनी और स्टेप बाय स्टेप गाइड, जो मैं इतने डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और अगर मुझे 20 से ज़्यादा कमेंट्स मिले और इस वीडियो को 100 से ज़्यादा लाइक्स मिले तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, पर अभी के लिए हम बात करते हैं कि क्यों इन्वेस्टिंग इन जर्मन रियल एस्टेट रियली गुड डील फॉर यू गाइस। तो पहले बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम तो उस चीज़ का रेट गिरता है, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा तो उस चीज़ का रेट बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि रेट जो जर्मन मार्केट हाउसिंग मार्केट है वो अगर इतना भी ना बढ़ा तो एवरेज 2.5% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि सप्लाई हमारी कुछ खास नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट और ये जो आर्टिकल है वो रिलीज हुआ है 2024 में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 में, और ये कहता है जर्मन हाउसिंग क्राइसिस इज लाइक विनिंग अ लॉटरी। और ये बात सही भी है। क्योंकि 4 लाख न्यू अपार्टमेंट जो बनने थे वो नहीं बन पाएंगे, अनअटेनेबल है। क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट्स यूरोप में ज़्यादा है इन्फ्लेशन की वजह से, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस वजह से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो हो नहीं पा रहा। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि 2023 में सिर्फ 2,45,000 अपार्टमेंट्स ही बने थे और अभी तक 2,10,000 ही बने हैं। 4 लाख बनने थे हर साल। ये एक सप्लाई और डिमांड का केस है जहां पे हम बहुत पीछे हैं, जर्मनी बहुत पीछे है, तो इसलिए सप्लाई यहाँ पे बहुत ही कम है। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम अपार्टमेंट या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जर्मनी में, तो इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन जर्मनी और रेंटल प्रॉपर्टीज इन जर्मनी, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे हम इंडिया पाकिस्तान से लोग आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ना हमें रेंटल अपार्टमेंट या फिर रेंट चढ़ाने में, अपार्टमेंट को रेंट पे चढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डिमांड नहीं होती इतनी। जर्मनी में ऐसा नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट मैं आपको रेफर करवा रहा हूँ जो बैंक से, कंसोर्स बैंक से रिलीज हुआ है। ये कहता है कि मेनी टियर 2 टियर 3 लोकेशंस ऑफर सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म रेंटल इंक्रीजेस और सेकेंडरी लोकेशंस पर्टिकुलरली क्राइसिस रेजिलियंट। सो क्राइसिस रेजिलियंट है ये लोकेशंस, और यार उसका रीज़न भी है। जर्मनी में अभी रेफ्यूजी इनटेक बहुत ज़्यादा है और जर्मनी ने ऐसे एक्सपैट फ्रेंडली लॉज और रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं कि एक्सपैट्स बहुत ही आ रहे हैं। ट्यूशन फी आपकी है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो बहुत ही ऐसे रूल्स हैं जो ये इनफ्लो बढ़ाता है और ये बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो उस वजह से, और ये आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ है जो जर्मन रियल एस्टेट को बहुत ही रेजिलिएंट बनाता है और रेंटल इनकम को भी रेजिलिएंट बनाता है, यानी कि आपकी रेंटल इनकम नहीं रुकने वाली। ठीक है, तो ये 2 रीजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू बाय रियल एस्टेट इन जर्मनी। तो ये है ImmoScout 24, यहाँ पे मैंने शाफुम डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे अगर अपना घर खरीदना है तो यहाँ पे काउफन की ये मीटन, यानी कि आप रेंट पे लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। पर अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम डालेंगे अनलॉक ऑब्जेक्ट जूकन पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे मुझे 14 घर मिल चुके हैं, 14, तो 4 मिलियन, तो ठीक है। अब हम अपनी औकात के हिसाब से बात करेंगे तो 3,25,000, तो हम ये देखते हैं। अब इसमें जाते हैं तो इसमें स्टेप 1 ये होगा कि पहले तो मैं देखूंगा कि वोनफ्लेशन यानी कि रहने की जगह का एरिया कितना है। अगर ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप ये है क्योंकि इससे मैं कैलकुलेट करूंगा कि क्या ये प्राइस ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, डिवाइड करूंगा इसको और देखूंगा कि उस एरिया के प्राइस के हिसाब से ये प्राइस ज़्यादा है या कम। अगर कम है तो वेल एंड गुड, पर ज़्यादा है तो नेगोशिएशन के लिए हमारे पास विंडो है। वो कैसे करनी है उसके लिए किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे रेंटल इनकम लिखी हुई है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मैं रेंटल इनकम से अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मेरा सेकेंड स्टेप में अगर मेरा रेंटल यील्ड 5% से कम है तो मैं ये ऐड ही बंद कर दूंगा। I'll move on। ठीक है, 5% मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है कि मेरे लिए रेंटल यील्ड 5% मिनिमम होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड स्टेप कि हमें देखना है कि भाई हमारे पास इतना पैसा है भी कि नहीं। क्योंकि ग्रुंडगेवेrbesteuer ये जो है ये कुछ फिक्स कॉस्ट है, ये आपको जमा करनी ही करनी है। बैंक्स इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे जो भी चल रहा है आपको ये नहीं देगा एज अ लोन। कुछ बैंक्स हैं जो आपको दिस एज अ प्राइवेट लोन दे सकते हैं, ठीक है,
पर चांसेस बहुत कम है। अब क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और बैंक इतना रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आपकी इनकम के हिसाब से आपका बिल्कुल जो मंथली EMI बन रही है वो बिल्कुल अगर सटीक बैठ रही है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा भी हो गया तो बैंक को पता है कि रिस्क हो जाएगा, तो इसलिए वो आपको ये लोन नहीं देंगे अब, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है यानी कि आपकी जो मंथली EMI है उसका ज़्यादातर पार्ट इंटरेस्ट रेट में चला जाता है, थोड़ा 1%, 0.5% ही कैपिटल में जा रहा होगा, यानी कि घर की किस्त एक्चुअली जा रही होगी। ठीक है, तो कैसे देखते हैं अगेन, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। तो Grundgewerbesteuer, Ground Tax, Maklerprovision मीन्स ब्रोकर कमीशन, नोटार कॉस्ट मीन्स नोटरी लॉयर की कॉस्ट, जहाँ पे आप जाके अपना काउफेत्राग डिस्कस करेंगे, बाइंग कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, सेलर और बायर दोनों बैठे होते हैं, और ग्रुनबुक आइनथ्राग यानी कि आपका नाम वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में उसमें एंटर होगा। तो ये फिक्स कॉस्ट है। एक तरीका है इस कॉस्ट को रिड्यूस करने का, वो है अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढे जहाँ पे ब्रोकर है ही नहीं, डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट सेलर से है। वो फायदा ये होता है कि हो सकता है सेलर ऑब्वियसली ये कॉस्ट ऐड करके ही आपको बेचे, पर फायदा ये है कि इधर आपको 2 बंदों से नेगोशिएट करना पड़ेगा, मार्कलर से, ब्रोकर से और सेलर से। ठीक है, तो चांसेस कम है नेगोशिएशन के। वहां पे क्या है, एक सेलर ही है डायरेक्ट, तो आप नेगोशिएशन सिर्फ एक बंदे से कर सकते हो, आराम हो जाएगा। ओके, फोर्थ, बावयार। आपको बावयार चेक करनी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस हिसाब से आपका एनर्जी क्लास डिफाइंड होता है। एनर्जी क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ग्रीन पार्टी जर्मनी में आती है तो उस वजह से आपको हो सकता है, अगर एनर्जी क्लास बहुत कम है तो जर्मनी की ग्रीन पार्टी कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें जहां पे आपको एनर्जी क्लास बढ़ाना पड़े, यानी कि आपका घर आपको मोर एनर्जी एफिशिएंट बनाना पड़े, जिसके लिए पैसा लगेगा ऑब्वियसली। तो हो सके तो एनर्जी क्लास ज़्यादा ही चूज़ करें। ठीक है, उसके बाद 5th स्टेप ये है कि आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, कितने कमरे हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है कि नहीं। वो ज़्यादातर इन चीज़ों में होता नहीं है, वो आपको डायरेक्ट सेलर से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि क्यों कोई अपना डिटेल में डालेगा कि भाई ये भी कंस्ट्रक्ट कराना है, ये भी कंस्ट्रक्ट कराना है। कुछ कुछ अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग होते हैं जो डायरेक्टली इधर डाल ही देते हैं। ठीक है, और आउटस्टार्टिंग मीन्स क्या क्या इंक्लूडेड है ऑलरेडी प्रॉपर्टी में। और उसके बाद आप देखो लाग 6 स्टेप की प्रॉपर्टी है कहाँ पे, कौन से एरिया में है, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि फर्क नहीं पड़ता, रेंटल अपार्टमेंट ले रहे हो तो चढ़ना ही है, तो उसके लिए नहीं, पर फ्यूचर में जब आपको बेचना हो तो आसानी से बिक जाएगा, बस बात ये है। ठीक है, तो ये था स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगेन अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में ये डाउट है कि जर्मनी रियल एस्टेट इतना बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि इतना फायदा नहीं है, और दूसरा कि क्या रिस्क है कि Tier 2 Tier 3 सिटी में अगर आप घर खरीद लो तो वो रेंट पे चढ़ेगा नहीं। मेरे 3 घर Tier 2 Tier 3 सिटीज में, ये है प्रूफ। ये प्रूफ सच्चा क्यों है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये डायरेक्ट टैक्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में से कॉपी है। इसके अलावा कोई सच्चा प्रूफ हो नहीं सकता। टैक्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में जो भी टैक्सेस, जो भी प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल टिप टॉप ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फ्रॉड या स्कैम का केस हो सकता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इससे ज्यादा सच कोई आपको दिखाएगा नहीं। यहां पे आप देख सकते हो कि ये तीसरे घर की डिक्लेरेशन है। ठीक है, मेरे पास 4 घर है तो ये तीसरा घर है। अब ये आप ऐशाओ टाइप करना, आपको गूगल पे मिल जाएगा। ये कहां पे आपको पता भी नहीं होगा, Tier 3 सिटी है ये। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको अपनी रेंटल इनकम दिखाता हूं, 24,000 यूरो साल का। ये नॉन ब्लू कार्ड होल्डर्स के लिए ना एक सैलरी है। ठीक है, जो बेचारे जो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम करते हैं या फिर कहीं और काम कर रहे हैं, 24 से 30,000 यूरो साल का कमाते हैं। और प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूं, 31,000 मेरी ईयरली इनकम है, जिसमें से 12,000 यूरो यहां देख सकते हैं मैंने टैक्स सेव किया है। अगर आपको जानना है कि कैसे इतना टैक्स सेव हुआ है रेंटल प्रॉपर्टी पे तो वीडियो बना सकता हूं, कमेंट प्लीज करिएगा। और 30 से 40 कमेंट्स हुए तो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और प्रॉफिट आप देख सकते हो 19,038 यूरो मेरा प्रॉफिट है साल का। अब ये प्रॉफिट एक्चुअली 20,000 पहुंच चुका है क्योंकि ये 2023 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 2022 का डिक्लेयर हुआ हुआ 2023 में, तो 2 साल हो चुके हैं। मेरा रेंटल प्राइस बढ़ता रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप ये डाल सकते हो क्लॉज। अगेन अगर आपको जानना है इस बारे में तो वीडियो बना सकता हूं, पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो बनानी है कि नहीं, उस हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रूफ कि कैसे आप पैसा कमा सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन जर्मनी। अब बात करते हैं जो आपको कोई बताता नहीं है
चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ऑफ ओनिंग अ रियल एस्टेट इन जर्मनी, स्पेशली रेंटल प्रॉपर्टीज। तो ये रही वीडियो। So here we had the problem with the leakage of the toilet. So here's the old one, here's the new one, and the problem was that there was this rubber part which was here and the fresh water was leaking. So, and apart from that we have this shimmel here, and I will tell you guys later the solution what my friend suggested, and then we will see afterwards. And also same, we have here some shimmel on the corners. Now we will use this shimmel inferno, and my friend here, right here, so he suggested that we could also, in all houses this problem can happen a lot of times, and so in one of my houses he also did the same thing. So what he did was that he just used this shimmel inferno and inferner, and then he used heating, because this is because of moisture, so to dry the wall, and just put some small heaters around and remove the furnitures. And air ventilation is the most important thing, so this has to be open when these things happen. अब आपने जैसे वीडियो में देखा इंग्लिश पार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए रिकॉर्ड करी थी, तो इसमें इंग्लिश पार्ट है, आप देख सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम हुई थी शिमल की, जो मोल्ड होता है, जैसे फंगस वगैरह दीवारों पे लग जाती है, तो वो प्रॉब्लम थी। अब एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली टेनेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सांस में प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से, और ये लैंडलॉर्ड्स के लिए भी अच्छी प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एक टेनेंट हो और आपके घर में ऐसे फंगस की इशू होती है, लैंडलॉर्ड को आप ब्लेम तभी कर सकते हो जब आपने सारे प्रिकॉशंस उस मोल्ड को हटाने के लिए लिए हैं। दैट मीन्स प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर आपने प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करी, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा और वो पता चल जाता है कि आपने प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करी, तो वो मोल्ड हटाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा खर्चा आप ही का है। यहाँ पे भी वही हुआ, पर मैं एक बहुत टेनेंट फ्रेंडली लैंडलॉर्ड हूँ और मैं बंदे को जानता हूँ, तो इसलिए मैंने पूरा खर्चा अपने पे उठाया है। हम क्या करेंगे अब, पहले तो आपने देखा कि मैंने वो स्प्रे किया, वो स्प्रे आप वीडियो में देख सकते हो और वो खरीद भी सकते हो, बाउहाउस या कहीं भी मिल जाएगा। उससे 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्लस आप एक छोटा सा हीटर जो आपने विंटर के लिए लिया होगा, वो उस दीवार पे सामने खड़ा कर दो, तो वो मॉइस्चर, बेसिकली मॉइस्चर से आता है, इसलिए लुफ्टुंग मीन्स वेंटिलेशन होना ज़रूरी है अपार्टमेंट में, ठीक है। और वेंटिलेशन ये नहीं कि आप बस खिड़की को ऐसे कर दो टेढ़ा, ये वेंटिलेशन नहीं होता। वेंटिलेशन यानी पूरी खिड़की खोलनी होती है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो वेंटिलेशन में काउंट होता है, तो वो वेंटिलेशन होना चाहिए पूरा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पेंट करेंगे लैटेक्स से। लैटेक्स वाटरप्रूफ होता है, तो जैसे ही पानी आएगा वो टपक जाएगा। अगर पानी इकट्ठा हुआ तो वो टपकने लग जाएगा, तो वो दीवार पे जाएगा ही नहीं। तो ये एक जुगाड़ है, मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। और फ्लश में आपने देखा ये तो यार अनप्रिडिक्टेबल होता है कि उसमें वो रबर टूट गई, तो कैसे वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और कॉस्ट है जो आती है, पर उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप मेंटेनेंस कॉस्ट रेंटल इनकम में से साइड करते जाओ। मैंने वही किया, तो प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ऐसा नहीं लगा, स्ट्रेस नहीं आया कि भाई इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम हमने देखी, सिंक में हमारे लीकेज हो गई। अब कुछ घरों में, स्पेशली पुराने घरों में क्या होता है कि जो पाइप्स होती है वो सिंक तक, जैसे किचन में हो गया, डायरेक्ट वार्म वाटर नहीं ले जा रहा होता, ठीक है। पुराने घरों में होता है अक्सर ये। तो बेसिकली आप बहुत सारे पुराने घरों में देखोगे जो 1940, 30, 1910 से लेके 85 तक जो भी होंगे, उनमें बॉयलर लगा होगा नीचे सिंक में। वो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट पाइप नहीं होती, और बॉयलर अगर लगाए तो ये 3 पाइप वाला सिस्टम होता है, श्लाउक, 3 श्लाउक वाला नलके में से सिस्टम होता है। तो ये चैलेंज नहीं है, पर यह है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा कि हो सकता है ना मिले आपको कहीं, पर ये एक चीज़ थी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती है। मेन पॉइंट ये है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चौथा ये कि ऐसे तो बहुत चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, पर मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और मेंटेनेंस वगैरह होती है एक
फॉर ओनिंग अ रियल एस्टेट इन जर्मनी, तो वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, तभी बनाऊंगा। तो चौथा ये कि जो नॉब्स होते हैं सिंक के नीचे पानी को रोकने के लिए, क्योंकि आप सिंक चेंज करो, टैप चेंज करो, तो पानी का सप्लाई तो रोकना है। आप पूरे घर की तो पानी की सप्लाई रोकोगे नहीं, सब अपार्टमेंट से तो पानी जा रहा है ना। तो इंडिविजुअल नॉब्स होते हैं, तो वो अगर बहुत टाइम तक यूज़ नहीं हुए, 10-20 साल तक यूज़ नहीं हुए, तो वो जंग खा जाते हैं। तो वो आपको ज़रूर चेक करना अगर आप घर शॉप करने जा रहे हो, घर खरीदने जा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसे जो नॉब्स हैं वो घर में पूरे चेक करो कि जंग तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि उसका खर्चा बहुत आता है। नॉर्मली 20 साल 25 साल के बाद ये नॉब्स चेंज होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो देखो, ये बहुत सी चीज़ें हैं गाइस जो लोग नहीं देखते, अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको एक चेकलिस्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। पर अगेन 30 कमेंट तो होने ही चाहिए किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मैं आता रहूँगा बार बार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, शब्बा खैर।